नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज स्पेशल एडिशन है, वक्त दृश्यम का है। लेकिन आप जानते हैं हालात दुनिया में किस कदर खराब है और आपको पता है कि आपका पसंदीदा चैनल ये है और शो भी फिक्र आपकी है। हम आपको फिक्र आपकी वॉर एडिशन का एक खास एपिसोड लेकर आए। ध्यान से देखिएगा आप, जिसमें अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी ग्लोबल फिक्र आपको बताने वाले हैं। आज अमेरिका ईरान युद्ध का 15वां दिन है और बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने ईरान के अति महत्वपूर्ण खर्ग आइलैंड पर बमबारी करवाई है। क्या यह बमबारी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी में बदल सकती है? ट्रंप ने 2500 मरीन्स और यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत को क्यों दक्षिण कोरिया से निकालकर फारस की खाड़ी की तरफ रवाना किया है? क्या ट्रंप का मकसद अब होर्मुज पर सी ऑपरेशन करके कब्जा करना है? दक्षिण कोरिया से अमेरिकी सैनिकों का मूवमेंट हुआ तो किम जोंग ने जापान सागर में बैक टू बैक 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। क्या किम जोंग उन एक नया युद्ध छेड़ने वाले? बात अमेरिका की तरफ से जारी वांटेड लिस्ट की भी होगी। मुज्तबा खमेनी पर $1 करोड़ का इनाम रखा गया है। इसके अलावा अरब के सबसे महफूज शहर से क्यों लोग भाग रहे हैं? सोचिए जरा, ईरानी हमलों से दुबई कैसे बनता जा रहा है वीरान और सुनसान। यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी। आपने हालात देखे, बहुत खराब है और आज रात भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। मनीष झा हमारे सहयोगी ऑलरेडी इस वक्त मौजूद है वहां पर। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के युद्ध की सबसे विध्वंसक तस्वीर ईरान पर हुए उस हमले की है जो शायद इस युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। वो हमला जो शायद ईरान को अरब देशों पर और ज्यादा भयानक हमलों के लिए उकसा सकता है। वो हमला जो शायद तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। खुद ट्रंप ने हमले का वीडियो भी साझा किया है। यह भी कहा है कि उन्होंने ईरानी शासन के क्राउन ज्वेल यानी सबसे कीमती संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस हमले के बाद पूरा पश्चिमी एशिया युद्ध में होने वाले महाविनाश को सोचकर अभी से सहमा हुआ है। यह हमला ईरान की लाइफलाइन पर हुआ है। ट्रंप ने सीधे ईरान के दिल पर चोट की है। ईरान इस हमले से बुरी तरह जख्मी हुआ है। अब वो अमेरिका से इंतकाम की आग में जल रहा है। आपने क्या कभी खर्ग आइलैंड के बारे में सुना है? फारस की खाड़ी के शांत दिखने वाले नीले पानी के बीच में ये एक छोटा सा आइलैंड है। ध्यान से देखिए एनिमेशन, आकार में इतना छोटा कि इसे नक्शे में ढूंढना बहुत मुश्किल है, जैसा कि आप इस समय अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन यह खर्ग आइलैंड ईरान के लिए काफी मायने रखता है। ईरान के 90% कच्चे तेल का निर्यात इसी खर्ग आइलैंड से होता है। यह खर्ग आइलैंड ईरान की तेल वाली अर्थव्यवस्था की धुरी है। इसी खर्ग आइलैंड पर ट्रंप के आदेश के बाद काफी बमबारी की गई। ट्रंप के शब्दों में पश्चिमी एशिया के इतिहास में पहली बार खर्ग आइलैंड पर सबसे शक्तिशाली हमला हुआ है, जिसमें द्वीप पर मौजूद ईरान के लगभग सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया। ईरान ने जब होर्मुज स्ट्रेट को बंद करके दुनिया की तेल की सप्लाई बंद कर दी तो ट्रंप ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर बमबारी करवाकर ईरान को जवाबी धमकी दी और कहा कि अगर ईरान या कोई और देश होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही में किसी भी तरह की बाधा डालता है तो अगली बार खर्ग में मौजूद ईरान के तेल ठिकाने टारगेट होंगे। और ट्रंप यह फैसला लेने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। एक फैक्ट आपको बताते हैं, इस वक्त पूरे अमेरिका में सिर्फ एक चर्चा है, ध्यान से सुनिएगा, कि डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध स्ट्रैटेजी में तमाम मिसकैलकुलेशंस में सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन यह है कि ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि इस होर्मुज स्ट्रेट ईरान बंद कर देगा। ट्रंप को लगा कि ईरान पे बम्बार्डमेंट के बाद ईरान होर्मुज स्ट्रेट को टच नहीं करेगा, डर जाएगा, सहम जाएगा। और अब इसीलिए ट्रंप एज अ वार्निंग शॉट खर्ग आइलैंड पर हमला कर रहे हैं। यानी ट्रंप की वो जो स्ट्रैटेजी है, ट्रांजैक्शनल एल्बोइंग स्ट्रैटेजी, वो यहां पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपरकशंस कल परसों तक समझ में आ जाएंगे। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने जवाब दिया है, लेकिन पहले देखते हैं कि ट्रंप ने खर्ग को खाक करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया और खर्ग में ईरान के कौन कौन से सैन्य ठिकाने बर्बाद कर दिए। खर्ग आइलैंड पर अमेरिकी सेना ने B-2 बम से हमला किया है। खर्ग आइलैंड में पर 907 किलो के बम से हमला हुआ है। 907, एक के बाद एक 15 धमाके खर्ग आइलैंड पर सुनाई दिए। अमेरिकी बमबारी से करीब 2 घंटे तक द्वीप पर धमाके होते रहे। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान का यह महत्वपूर्ण द्वीप भूकंप के झटकों की तरह हिल गया। कहा जा रहा है कि खर्ग द्वीप पर
अटैक के लिए अमेरिकी स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स ने ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस से उड़ान भरी थी। 4000 किलोमीटर दूर टारगेट होने की वजह से इन्हें हवा में एक बार रिफ्यूल करना पड़ा। फेयरफोर्ड एयरबेस से 5 से 7 घंटे की उड़ान के बाद B-2 बॉम्बर्स से खर्ग द्वीप को दहला दिया गया। खर्ग आइलैंड के किन हिस्सों में ये बम गिरे, क्या क्या तबाही हुई, ये भी देखते हैं। अमेरिकी बॉम्बर्स ने खर्ग में ईरान की मिसाइल स्टोरेज को तबाह करने का दावा किया है। होर्मुज में बिछाए जाने वाले माइंस को नष्ट कर दिया है। कहा जाता है कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान जो समुद्री माइंस बिछाता है उसका बड़ा स्टॉक इसी खर्ग आइलैंड पर मौजूद है। इसके अलावा ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए गए हैं। नेवल बेस जो है, जोशन नेवल बेस, उसको तबाह किया गया है। एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर बर्बाद कर दिए गए हैं। खर्ग पर हमले के बाद ईरान का खून और ज्यादा खौल उठा है। ट्रंप के हर जुबानी फायरिंग का जवाब आक्रामक बयानों में दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अमेरिका ने सबसे बड़ा हमला किया। ईरान बोला अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले अब और तेज होंगे। ट्रंप ने कहा कि खर्ग पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर से 15 बम गिरा गए। ईरान ने कहा कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका के ठिकाने बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने कहा खर्ग आइलैंड में ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया है। ईरान ने कहा खर्ग में ईरान का डिफेंस सिस्टम फिर से एक्टिव कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा हमने खर्ग में ईरान के ऑयल एनर्जी ठिकानों पर जानबूझकर हमला नहीं किया, लेकिन आगे कर सकते हैं। तो ईरान ने कहा कि अरब देशों के ऑयल और एनर्जी ठिकाने अब सुरक्षित नहीं है। खर्ग आइलैंड के ऊपर जहां से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, अगर वो रुक जाता है तो एक तो इसका इफेक्ट इमीडिएटली होगा क्योंकि एकदम रुक गया है, और दूसरा इसका इफेक्ट ये भी होगा कि रिटेलिएटरी एक्शन अगर ईरान लेता है दूसरी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के खिलाफ तो उनकी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग क्षमता कम हो जाएगी। अब हम आपको इस खर्ग आइलैंड की खासियत बताते हैं। आपको यह भी अंदाजा होगा कि खर्ग पर बमबारी से ईरान को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इसका खामियाजा ट्रंप को अब किस तरह से उठाना पड़ सकता है। क्योंकि खर्ग से 200 से 300 लाख बैरल कच्चा तेल भंडार करने की क्षमता है। रोजाना लगभग 70 लाख बैरल तेल की लोडिंग यहाँ से मुमकिन है। द्वीप के आसपास समुद्र की गहराई करीब 70 मीटर है और इस वजह से दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर यहाँ पर आसानी से पहुँचते हैं। यहाँ से निकला तेल दुनिया की आपूर्ति का लगभग 2 से 3% हिस्सा है। इस सब के बीच में आशंका है कि ईरान खर्ग द्वीप पर हमले का जवाब अरब देशों के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जला कर दे सकता है। उसके टारगेट पर सऊदी अरब का रास तनूरा तेल टर्मिनल, यूएई का फुजरा तेल टर्मिनल, इराक का रुमाला ऑयल फील्ड, कतर का रस लाफान LNG टर्मिनल आ सकता है। लेकिन खर्ग पर हमले से चीन को कैसे चोट पहुंची है, ट्रंप ने एक बम से कितने शिकार किए हैं, ये भी देखिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कहा जा रहा है, उसके आधार पर खर्ग पर ट्रंप की बमबारी से जिनपिंग का भड़कना तय है, क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ईरान से कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा चीन जाता है। तेल सप्लाई में खर्ग आइलैंड की सबसे बड़ी भूमिका है। खर्ग के रास्ते चीन को सबसे सस्ता तेल मिलता है। अगर खर्ग बंद हुआ तो चीन की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। तो क्या ऐसा होने पर इस युद्ध में चीन की एंट्री भी हो सकती है? अब ईरान की अमेरिका को चेतावनी सुन लेते हैं। लेकिन जिस खर्ग को अमेरिका ने बुरे से बुरे वक्त में भी कभी टारगेट नहीं किया, आखिर ट्रंप के ऑर्डर से वहां पर बमबारी शुरू क्यों हो गई? असल में खर्ग और ईरान पर ट्रंप का यह नजरिया कोई नया नहीं है। ईरान के प्रति ट्रंप के विचारों में बारूद 4 दशकों से जमा है। वर्ष 1988 की बात है जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान कभी अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करता है तो अमेरिका को सबसे पहले खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेना चाहिए। शायद अब ट्रंप अपने उन्हीं विध्वंसक सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन 4 दशकों में दुनिया कहां से कहां निकल गई है, लेकिन आज के डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और विचारों की जो सुई है उसी पुराने ट्रंप के साथ अटकी है जो 1980 में थे। असल में ट्रंप की विदेश नीति का एजेंडा 1980 के दशक के गानों की प्लेलिस्ट जैसा दिखता है, जिसमें 4 दशक पुराने वही कूटनीतिक गाने बज रहे हैं। फिर चाहे वो मॉस्को से दोस्ती करने वाला ख्वाब हो जिसकी वजह से ट्रंप पुतिन और रूस के दुश्मन के बजाय एक बिजनेस पार्टनर की तरह देखते हैं, ईरान पर हमला करने या फिर उसके तेल के ठिकानों पर कब्जे का सपना हो जो वो 1979 से 80 के दशक से देख रहे हैं, या फिर टैरिफ को अपना ट्रंप कार्ड बनाना हो जिस रास्ते पर वो 40 साल बाद भी चल रहे हैं। इसीलिए कूटनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि आज ईरान के साथ युद्ध की स्थिति इसलिए बनी
क्योंकि ट्रंप 1979 का बदला लेना चाहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक राष्ट्रपति के लिए अपनी बात पर कायम रहना अच्छी बात है, लेकिन जब दुनिया बदल चुकी हो और आप पुरानी जिद पर अड़े रहें तो ये खतरनाक हो सकता है। दुनिया बदल गई है, सोवियत संघ खत्म हो चुका है, युद्ध के तरीके बदल गए, लेकिन ट्रंप के विचार 1980 के दशक में ही जमे हुए हैं। इसी विचार के तहत उन्होंने खर्ग पर बमबारी कराई है। तो अब सवाल यह है कि क्या खर्ग पर यह हवाई हमला खर्ग पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन से पहले का ट्रेलर है? खर्ग द्वीप को तबाह करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर होर्मुज स्ट्रेट पर है, जहां कई देशों के तेल टैंकर और कार्गो शिप फंसे हुए हैं। ईरान की चेतावनी है कि वहां से अगर किसी जहाज ने गुजरने की जुर्रत की तो उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। इसीलिए होर्मुज में कोई हरकत नहीं हो रही है। लिहाजा होर्मुज को अपने कब्जे में लेने और जहाजों की आवाजाही नॉर्मल करने के लिए ईरान ने अपने युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को ईरान की तरफ भेज दिया है। इसके साथ ही 2500 मरीन्स भी वहां रवाना किए हैं। यूएसएस त्रिपोली उसका एक ऐसा एम्फीबियस शिप है जो जंग भी लड़ सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमिका भी निभा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी स्पेशल मरीन कॉर्प्स की क्विक रिस्पांस फोर्स को भी यूएसएस त्रिपोली के साथ ईरान के होर्मुज स्ट्रेट की ओर रवाना कर दिया है। अमेरिका की एक घातक यूनिट आमतौर पर जापान में रहती है। इसमें नेवी के अलावा आर्मी और एयरफोर्स दोनों सेनाओं के कमांडोज हैं। एक मरीन यूनिट में 2200 से 2500 तक जवान तैनात रहते हैं। यूएसएस त्रिपोली के साथ मिलकर ये अमेरिकी मरीन एक घातक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अब ऐसे में कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। जब यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है तो यूएसएस त्रिपोली की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब यूएसएस जेरार्ड आर फोर्ड के ईरान को घेरे हुए हैं तो यूएसएस त्रिपोली को उस तरफ मूव क्यों करवाया गया है? क्या ये दोनों विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के मुकाबला करने के लिए कम पड़ रहे थे, या ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने अपनी रणनीति में कोई तब्दीली की है? यह भी जानना जरूरी है कि यूएसएस त्रिपोली की ताकत क्या है, उससे शायद ये पहले वाले सारे सवालों का जवाब मिल पाए। देखिए, यूएसएस त्रिपोली एक अत्याधुनिक एम्फीबियस युद्धपोत है। इसे लाइटनिंग कैरियर भी कहा जाता है क्योंकि ये F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट्स को बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर सकता है। यह ऐसा युद्धपोत है जिसे समुद्र के रास्ते सैनिक, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और भारी सैन्य उपकरण लेकर तट के बेहद करीब तक जाने के लिए बनाया गया है। आसान भाषा में कहें तो यह युद्धपोत उस स्थिति में बहुत कारगर साबित होता है जब हवाई हमला से ज्यादा जमीनी या समुद्री लड़ाई के लिए सीधे सैनिकों को उतारना पड़े। इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या यूएसएस त्रिपोली का इस्तेमाल करके, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अमेरिकन एक्सपर्ट्स का कहना है, यूएसएस त्रिपोली का इस्तेमाल करके होर्मुज स्ट्रेट से एक रूट बनाया जा रहा है ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन का। सोचिए, क्योंकि कुर्द लड़ाकों में विभाजन है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और सोचिए, इराक में तीसरे हफ्ते के दौरान ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था इन्होंने। सोचिए, अब तीसरा हफ्ता आने वाला है। खैर, यही वजह है कि यूएसएस लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर्ट के होते हुए भी यूएसएस त्रिपोली को वहां भेजा जा रहा है। हालांकि होर्मुज स्ट्रेट में जिस तरह की आक्रामकता ईरान दिखा रहा है, उसे देखते हुए इतना तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप के युद्धपोत और उसके मरीन्स के लिए मौजूदा हालात में होर्मुज पर कब्जा करना तो दूर, उसके पास फटकना भी काफी एक्सपेंसिव सिचुएशन हो सकती है। खैर, ट्रंप ने जैसे ही जापान के करीब से अपनी फोर्सेस का मूवमेंट करवाया तो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। जैसे ही वो मिसाइलें लॉन्च हुई तो जापान में हड़कंप मच गया। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तुरंत सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी कर बताया गया कि उत्तर कोरिया ने मिसाइल फायर कर दिए हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा कि एक साथ 10 मिसाइलें दागी गई हैं। ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। उत्तर कोरिया की ये मिसाइलें कुछ देर बाद जापान सागर में जाकर गिर गईं। किम जोंग उन ने ऐसे वक्त में यह शक्ति परीक्षण किया है जब अमेरिका की सेना दक्षिण कोरिया के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया ने सेना की निगरानी बढ़ा दी है और वो उत्तर कोरिया के अगले संभावित मिसाइल लॉन्च पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अमेरिका और जापान के साथ वो पूरी जानकारी भी साझा कर रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने दक्षिण कोरिया के लिए चिंता पैदा कर दी है क्योंकि ट्रंप युद्ध में उलझे हुए हैं और पश्चिम एशिया में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए वो दक्षिण कोरिया से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को हटाने का फैसला ले चुके हैं। शायद उसे जॉर्डन में तैनात करने की तैयारी है क्योंकि वहां जो डिफेंस सिस्टम लगा था, ऐसी खबरें हैं कि उसे ईरान
कि हमलों से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने जैसे ही थार्ड बैटरी हटाने का फैसला किया वैसे ही किम एक्शन में आ गए। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उनके जनरल केन्स ने ट्रंप को पहले ही आगाह किया था कि हमारे पास इस युद्ध में जाने से पहले पर्याप्त मात्रा एयर डिफेंस सिस्टम की नहीं है, इसीलिए एक और युद्धपोत वहां रवाना किया गया था। खैर, आपने पिछले 4 वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध में भीषण विनाश देखा होगा, लेकिन पश्चिम एशिया में सिर्फ 2 हफ्तों में ही ऐसी बारूदी बारिश हुई है कि हर कोई सहम गया। 15वें दिन भी आग लगी हुई है। तेहरान में कई धमाके हुए हैं, खर्ग आइलैंड राख हो गया है। सेंट्रल इसराइल में ईरानी मिसाइलों से इमारतें चल रही हैं। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ है। दुनिया सांस रोक के खड़ी है कि अगले पल क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ईरान को 2 दिन में झुका लेंगे, लेकिन खमनेई को मारने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा है। आखिर कैसे अमेरिका इसराइल के हमलों का ईरान ने भीषण प्रहार से जवाब दिया, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। वैसे इस युद्ध में दुनिया के जिस शहर में तबाही हुई है उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई बेसिस पर हमला किया, उसमें एक शहर दुबई है। दुबई का सुनहरा सपना अब धीरे धीरे ड्रोन अटैक में क्षतिग्रस्त हो रहा है। दुनिया के अमीरों का सबसे सुरक्षित प्लेग्राउंड था यह, पूरी तरह से टैक्स फ्री, लग्जरी और बिजनेस हब, लेकिन अब यह युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान और अमेरिका इजराइल के इस महायुद्ध में दुबई की चमक छीन ली है। पिछले 24 घंटों में ही यूएई एयर डिफेंस को ईरान की 9 बैलिस्टिक मिसाइलें और 33 ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है, जबकि युद्ध शुरू होने से अब तक यूएई में 294 बैलिस्टिक मिसाइलें और 15 क्रूज मिसाइलों और 1600 ड्रोन से हमले किए जा चुके हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि दुबई में रहने वाले मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, मल्टी मिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स शहर छोड़कर जा रहे हैं। दुबई में रहने वाले एक विदेशी नागरिक ने यह वीडियो बनाया है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक कई मंजिला इमारत पूरी तरह से खाली पड़ी है। ये बिल्डिंग समंदर के किनारे है, यानी इस इमारत के फ्लैट्स बहुत महंगे होंगे और यहाँ बेहद अमीर लोग रहते होंगे। अब ना तो इस बिल्डिंग में कोई है और बीच पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दुबई में रहने वाले हजारों विदेशी नागरिक अब ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। अरेबियन बिजनेस और ग्लोबल मीडिया की खबरें कह रही हैं कि प्राइवेट जेट्स में हजारों डॉलर खर्च कर बिलियनर्स और मिलियनर्स भाग रहे हैं। एशिया से आए चाइनीज, इंडियन और इंडोनेशियन अमीर जो यहां करीब 700 बिलियन डॉलर की ओवरसीज एसेट्स लेकर आए थे, अब वो सिंगापुर, हांगकांग और लंदन की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस बीच ईरानी आर्मी के प्रवक्ता ने एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान के टारगेट पर यूएई के बंदरगाह और कुछ शहर हैं, इसलिए वहां रहने वाले लोग इलाके को जल्द से जल्द खाली कर दें। अब से कुछ घंटे पहले ईरान ने यूएई में हमला कर एक अमेरिकी टैंकर में आग लगा दी। इसके बाद इस टैंकर से भयानक आग की लपटें उठी। ये देखिए जरा, ये किस चीज का जवाब है सोचिए। अभी हमने आपको खर्ग आइलैंड के बारे में बताया था। ईरान इसी तरह पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी एसेट्स पर हमला कर उसे काफी चोट पहुंचा रहा है। दुबई समेत यूएई के कई शहरों में खतरा बरकरार है। ईरान ने तय कर लिया है कि इस देश पर हमले जारी रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से 10,000 विदेशी नागरिक दुबई छोड़कर जा चुके हैं। सोचिए जरा, कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बाहर निकाला है। ज्यादातर विदेशी बैंकों ने अपने ऑफिसेज बंद कर दिए हैं। जंग के पहले हफ्ते में ही पर्यटकों की 80% रेंटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। बड़े होटलों में भी सिर्फ 35 से 40% तक की बुकिंग है, जो अक्सर 80% से ज्यादा रहती थी। यहां क्लब्स और प्रीमियम वेन्यू का कारोबार 70% गिर चुका है। पिछले 15 दिनों में दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हुआ है, जिससे रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक परसेप्शन डैमेज हो गया है। परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एयरपोर्ट्स बंद होने से हर मिनट 9 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यहां हर रोज 4000 फ्लाइट्स रद्द या डाइवर्ट की जा रही हैं। दुबई की बर्बादी को दुनिया से छिपाने के लिए यूएई की सरकार ने किसी भी हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर रोक लगा दी है, बल्कि कुछ पेनल्टी भी लगाई है। फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी दुबई को नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान दुबई के रियल एस्टेट बिजनेस को हुआ है। पिछले 15 दिनों में रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 30% गिर चुका है। प्रीमियम जगहों का किराया 40% तक कम हो चुका है। वहीं पर्यटन उद्योग से मिलने वाले राजस्व में 50% तक की कमी आई है। रियल एस्टेट निवेशकों के लिए दुबई पहली पसंद रहा है।
क्योंकि यहां प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता। दुबई में विदेशी नागरिकों को संपत्ति का 100% हक मिलता है। सिर्फ 4.5 करोड़ से अधिक निवेश पर 10 साल का गोल्डन वीजा मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रियल एस्टेट और टूरिज्म ही दुबई की लाइफलाइन है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में दुबई में $250 अरब की प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ, जिनमें से 20 से 22% निवेशक भारतीय थे। वहीं पर्यटन की बात करें तो यह सालाना $30 अरब का कारोबार है। दुबई में हर वर्ष करीब 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं। 2026 तक इस आंकड़े को 2.5 करोड़ के पार ले जाने का टारगेट था, लेकिन युद्ध ने रियल एस्टेट और पर्यटन दोनों उद्योगों का सारा कैलकुलेशन खराब कर दिया। युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को रियल एस्टेट इंडेक्स 16,900 पॉइंट के साथ अपने पीक पर था, जो अब गिरकर 11,516 पॉइंट्स पर आ चुका है। यह सिर्फ 30% की कमी नहीं है, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के भरोसे की गिरावट है। निवेशकों ने तेजी से रियल एस्टेट स्टॉक बेचे हैं। डेवलपर कंपनियों के शेयर्स में भी खूब बिकवाली हुई है। निवेशकों को डर है कि अगर युद्ध लंबा चला तो उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति बर्बाद हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी देशों ने अपने पर्यटन उद्योग पर काफी ध्यान दिया है। तेल के बाद पर्यटन को कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनाया गया है, लेकिन ईरान के हमले ने इस कमाई पर बड़ी चोट दी। एक अनुमान के मुताबिक खाड़ी देशों के पर्यटन उद्योग को रोजाना 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 5,000 करोड़ पर डे। युद्ध लंबा चला तो इन देशों में पहुंचने वाले सालाना पर्यटक 25% तक घट सकते हैं, यानी वर्ष 2026 में करीब 3 करोड़ कम पर्यटक पहुंचे, जिससे 5.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान संभव है। ईरान भी इस बात को समझता है कि वो जितना ज्यादा दुबई जैसे शहरों को निशाना बनाएगा, अमेरिका पर उतना दबाव बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि ईरान के हमले कम नहीं हो रहे। देखिए, मोटा मोटा आप एक फैक्ट समझिए, भारत के जितने भी दर्शक हैं, युद्ध कहीं पर भी छिड़ेगा मिडिल ईस्ट में तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ ईरान को नहीं होगा, अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कैसे? अरब मुल्कों से जो तेल की कमाई होती है पेट्रो डॉलर्स में, वो अरब मुल्क अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, सिलिकॉन वैली में, एआई में, इसमें उसमें। अगर वहां पे कमाई का जरिया कम हो जाएगा तो अमेरिका में भी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो एक तरफ तो उनके बेसिस पर हमले, अमेरिका उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, ऊपर से उनकी कमाई का जरिया अगर कम हो गया तो फिर अमेरिका कहां जाएगा? खैर, वैसे सऊदी की मदद करने पाकिस्तान आने वाला था ना। खैर, अब आपको ऑल इंडिया सिलेंडर संकट के दावे वाली फिक्र की फाइल दिखाते हैं। लेकिन आज सरकार की ओर से इस संकट का जो फैक्ट चेक किया गया है, उसके बाद सवाल है, क्या वाकई में एलपीजी का इतना संकट है, या फिर आपदा में अफसर तलाशने वाले जमाखोरों का खेल है, या फिर यह सब कुछ पैनिक की वजह से हो रहा है? आज सरकार ने आंकड़ों के जरिए सब कुछ समझा दिया, साथ ही होमस से आया एक शुभ समाचार भी दिया है। सबसे पहले देश का सिलेंडर वाला दर देखिए, फिर गुड न्यूज बताएंगे। मेरी बुकिंग जो है ना 5 तारीख का मेमो काटा है, कैश मेमो होम डिलीवरी का। मैंने 2 बार इनको कंप्लेंट भी की थी, आ जाएगी गैस, आज तक नहीं पहुंची। आज आया हूं तो मैंने बोला गैस तो कहते लाइन में लग जाओ। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में गैस एजेंसी के ठीक बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोगों की लाइन जो है यहाँ पर गैस सिलेंडर लेने के लिए लगी हुई आपको नजर आएगी। और एहतियात के तौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 9 बजे से खड़े हैं और अब ये मना कर रहे हैं, कह रहे दूसरी गाड़ी आएगी तब देंगे। हाँ, अभी कह रहे हो पहले उनको देंगे, दूसरों को फिर आपको देंगे। 3 तारीख की बुकिंग है और अभी तक नहीं मुझे सिलेंडर मिला। पर्ची पे 26 तारीख का डेट दे दिया और बुकिंग 3 तारीख की है मेरी। मुंबई के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के लिए एलपीजी का सप्लाई बंद हो चुका है। ऐसे में अन्य पर्याय या अन्य रास्तों का इस्तेमाल वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम 50 लोग अभी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्हें सिलेंडर के बिना कोई उपाय नहीं है रसोई। पश्चिम एशिया के युद्ध ने दुनिया के कई देशों में एलपीजी का संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन भारत में एक चीज ऐसी है जो इस जंग की वजह से सस्ती हो गई है, वो है अंडे। दरअसल इस जंग की वजह से भारत का एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुआ है और खाड़ी देशों के प्रमुख बाजारों में अंडों के निर्यात पर भी खासा असर पड़ रहा है। लिहाजा देश में अंडों की तादाद या संख्या
अचानक बढ़ गई है तो उनकी कीमतों में भी गिरावट आ गई है। बेंगलुरु में थोक अंडे की कीमतें लगभग 7 रुपए प्रति अंडे से घटकर लगभग 5 रुपए प्रति अंडा हो गई है। वहीं खुदरा कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। जो अंडों की कीमत पहले 8 से 9 रुपए प्रति अंडे तक थी, वो अब 5.5 से 6 रुपए प्रति अंडे तक आ चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उत्पादित लगभग 80% अंडे आमतौर पर खाड़ी देशों को निर्यात किए जाते थे, लेकिन युद्ध की वजह से निर्यात प्रभावित है, इसीलिए उनकी कीमतों में गिरावट आ गई है। खैर, आज केंद्र सरकार ने देश के लोगों को राहत भरी खबर दी है। बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी भारत के 22 जहाज फंसे हुए हैं, जबकि कल 24 जहाज फंसे हुए थे। उनमें से 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी ने आज सुबह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया। इन जहाजों में एलपीजी है जो गुजरात के मुंद्रा और कांडला पोर्ट आ रहे हैं। खैर, अब आपको उत्तर प्रदेश की वो खबर बताते हैं जिसमें सियासी आग बहुत ज्यादा है। मामला क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, आज यूपी में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। सामान्य हिंदी सेक्शन 1 के प्रश्न पत्र में 3 नंबर पर एक अजीब तरह का सवाल पूछा गया, और उसके लिए 4 विकल्पों में से एक विकल्प बड़ा ही अटपटा दिया गया। पहले आप स्क्रीन पर यह सवाल और विकल्प देखिए, जिसे हमने आपकी सुविधा के लिए हाईलाइट किया है। यह सवाल था, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प पंडित था, दूसरा विकल्प अवसरवादी था, तीसरा विकल्प निष्कपट था और चौथा विकल्प सदाचारी था। अब पहले नंबर के विकल्प पर ही बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि यह विकल्प पंडित था। इस पर यूपी बीजेपी के अंदर और विपक्ष में आपत्ति यह दर्ज कराई गई कि बाकी के 3 विकल्प तो किसी न किसी गुण या अवगुण को दर्शाते हैं, लेकिन पंडित शब्द किसी खास जाति या वर्ग के लोगों के लिए प्रयोग होता है। यह परीक्षा 2 पाली में हुई थी। हैरानी यह है कि दूसरी पाली में भी यही सवाल पूछा गया था। वहां विकल्प पंडित तीसरे नंबर पर दिया गया था। दोनों ही पालियों में आज 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने यह पेपर दिया, और इस तरह से यह सवाल सभी के सामने जरूर आया होगा। लेकिन इसी विकल्प को लेकर सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ अब सियासी टारगेट पर आ गए। प्रतियोगी छात्र संघ समिति के मीडिया प्रभारी ने कहा है यह साफ तौर पर दिखाता है कि समाज में ब्राह्मणों के प्रति किस तरह विद्वेष फैलाया जा रहा है। कांग्रेस ने इस बहाने आरोप लगाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर ब्राह्मणों से नफरत कर उन्हें निशाना बना रहे हैं। इसका उदाहरण शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में भी देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि इस सरकार में लगातार ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट करके इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब यह विवाद बढ़ता जा रहा है। यूपी की राजनीति में इतनी आसानी से इसकी आंच ठंडी हो जाएगी, ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा है। हमारे पास ये लेटर की कॉपी है जो कि बीजेपी नेता द्वारा लिखी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले में करते हुए। सबसे पहले आपको बता दें कि ये सवाल क्या था। सवाल था, हमारे हाथ में है इस वक्त, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर देना था, और इसके विकल्प में पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी, ये 4 विकल्प दिए गए थे। ये जो प्रश्न है ये किसी षड्यंत्र के रूप में किया गया है सरकार को बदनाम करने को लेकर के, और जिस व्यक्ति ने भी ये घटना करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि उस व्यक्ति को जांच करके पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। जिस तरह से ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है वो पूरा उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जैसी मंशा है, जिस तरह का आचरण है, अधिकारी भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत भरी सोच है
पहले वो दलितों की प्रत तो थी ही थी, अब वो ब्राह्मणों की प्रत भी हो गई है। ब्राह्मण समाज की भावनाओं को और ब्राह्मण समाज को लगातार अपमानित भारतीय जनता पार्टी सरकार में किया जा रहा है। और सर, देख के परिवर्तित होने वालों में पंडित का उल्लेख आखिर क्यों किया गया? ये अपने आप में सरकार में शामिल लोगों की, ब्यूरोक्रेसी की या पेपर बनाने वाले जिम्मेदार लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। देखिए, यूपी से एक और बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऐसी टिप्पणी जिसमें उत्तर प्रदेश के संभल के डीएम और एसपी की जमकर क्लास लगाई गई है। यह मामला संभल की एक मस्जिद में नमाजियों की सीमित संख्या निर्धारित करने को लेकर था। जिला प्रशासन ने 20 लोगों की नमाज पढ़ने की संख्या तय कर दी थी। इसके लिए कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका का हवाला दिया था। प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है, नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती। हर समुदाय को शांतिपूर्वक पूजा या इबादत करने का अधिकार है। हर राज्य का कर्तव्य है वो हर समुदाय के लिए ऐसा सुनिश्चित करे। अगर जिले के डीएम एसपी को लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दे या फिर अधिकारियों को संभल के बाहर अपना तबादला करवा लेना चाहिए। संभल के डीएम और एसपी पर इस तल्ख टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने प्रशासन का आदेश खारिज कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल पुलिस के अजीब आदेश को रद्द कर दिया। वैसे उत्तर प्रदेश में प्रशासन के ऐसे आदेश अब एक पैटर्न जैसे बनते जा रहे हैं। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी पुलिस इस फैसले से कुछ सीख लेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है और हाईकोर्ट ने कहा है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जो मस्जिद है उसमें निर्धारित नहीं कर सकते कि कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा गंभीर टिप्पणी हाईकोर्ट के द्वारा नहीं की जा सकती। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों का ये काम नहीं है कि वो अपने ड्यूटीज को पूरी तरह से अंजाम न दें और सियासत करने लगे, राजनीति करने लगे। कुछ अधिकारी राजनीति करने लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट के आदेश स्वागत योग्य है। कानून व्यवस्था बनाने का काम इनका है। अगर ये नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब अपनी ड्यूटी में फेल हो रहे हैं। हाईकोर्ट का ये जो रुख है ये अपने आप में बहुत संजीदगी से गौर करने वाला है कि किस तरीके से अधिकारी संभल के बेलगाम हो चुके हैं और मुख्यमंत्री से तमगा लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और अब देश की एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर कुछ देर के लिए आप भी चौंक जाएंगे। खबर यह है कि पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जेल से रिहा हो गए। जिन सोनम वांगचुक को कुछ दिन पहले तक देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा था, उन्हें केंद्र ने तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया। लेह हिंसा के बाद जिन्हें एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, अब ये धाराएं हटाकर जेल से रिहा कर दिया गया है। वो 6 महीने से राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद थे। उनके भाषणों को भड़काऊ बताकर उन्हें जेल में ही रखने की दलीलें दी जा रही थीं, पर अब वो आजाद हैं। इस पूरी रिहाई की इनसाइड स्टोरी समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। 2025 में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर लेह में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे थे और उनमें अचानक हिंसा भड़क गई। इन हिंसक प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हुई, 22 पुलिसकर्मी समेत 45 लोग घायल हुए। इसके 2 दिन बाद 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया। फिर उन्हें लेह से सीधे जोधपुर जेल लाया गया। तब से वो इसी जेल में बंद थे। इस दौरान ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि जेल में बंद सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ गई है, जिसके बाद उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 4 फरवरी 2026 को उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। हालांकि इसके बाद अगली ही सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जा सकता। समय समय पर उनकी जांच की गई है, वो पूरी तरह फिट है। पिछले 5 महीने में यह केस 24 बार कोर्ट में लिस्ट हुआ और पिछले 1 महीने के अंदर केंद्र सरकार के अनुरोध पर 2 बार इसकी सुनवाई टाली गई। हाल ही में 2 बार सॉलिसिटर जनरल की बीमारी और उससे पहले वांगचुक के भाषणों की जांच पर जवाब तैयार करने के लिए आवश्यक समय का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की गई।
26 फरवरी को भी केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। 10 मार्च को याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने बार बार सुनवाई टालने की मांग पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा था कि ऐसा करके सरकार पूरे देश में गलत संदेश भेज रही है। तब जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने संकेत दिया कि वो आगे सुनवाई नहीं टालेंगे और मामले को 17 मार्च तक के लिए स्थगित करते हुए अगले सप्ताह के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी सबूतों पर असंतोष जताया था। कोर्ट ने सरकार से वांगचुक के बयानों का वास्तविक और सटीक ट्रांसक्रिप्ट मांगा था। बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा था कि आपका अनुवाद 7 से 8 मिनट का है, जबकि मूल भाषण केवल 3 मिनट का है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, जहां अनुवाद की सटीकता कम से कम 98% होनी चाहिए। हमें वास्तविक भाषण का सही अनुवाद चाहिए। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि वांगचुक के नाम पर ऐसे शब्द जोड़े गए हैं जो उन्होंने कभी कहे ही नहीं। इस मामले की सुनवाई 17 मार्च को होनी थी, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले सोनम वांगचुक को जेल से रिहा करने का आदेश आ गया है। उनकी रिहाई पर गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि सोनम वांगचुक निर्धारित हिरासत अवधि का लगभग आधा समय पहले ही पूरा कर चुके हैं। सरकार लद्दाख में आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी पहलुओं पर विचार के बाद सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब रिहा करना ही था तो फिर सोनम वांगचुक पर एनएसए क्यों लगाया था? और अगर इतनी गंभीर धाराओं में इतने गंभीर आरोप के साथ हिरासत में लिया था तो फिर हटा क्यों दिया गया? उसे तो कभी गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना ही गलत था, और वो भी एनएसए के तहत। अब चलिए रिलीज हुए, अच्छी बात है। लद्दाख में हालात ठीक रहे, वो भी मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे हुए हैं उनको पूरा किया जाए, इसी तरह जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं वो भी पूरे किए जाने चाहिए। सोनम वांगचुक जैसा इंसान, जैसा मुल्क परस्त, जिसको हमको तो खैर एंटी नेशनल कह के हमारे पीएसए यूएपीए लगा देते हैं, मगर सोनम वांगचुक जिसने इतना कुछ किया एनवायरनमेंट के लिए, बाकी के लिए, और बीजेपी के बहुत ही वो मदा रहे हैं, बहुत ही उनके तारीफ करते थे, तो उनको इस तरह इतनी देर जेल में बंद करना ये तो पहले गलत था। अब चलिए देर आए दुरुस्त है। फिक्र में बात प्रधानमंत्री मोदी की। कल से वो असम के दौरे पर। आज उन्होंने असम के साथ पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ विरोधियों पर प्रहार किए। आज उन्होंने असम के सिलचर में 23,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ दिन की शुरुआत की। इसके अलावा सिलचर और मेघालय के शिलोंग के बीच एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि पूजन में भी शामिल हुए। असम की जमीन से पीएम मोदी कांग्रेस पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि युद्ध का प्रभाव देश के नागरिकों पर कम से कम पड़े, लेकिन कांग्रेस देश में पैनिक क्रिएट कर रही है। कांग्रेस को देश की प्रगति रास नहीं आ रही है। असम के बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार की ओर से 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी टीएमसी पर जमकर बरसे। कहा आज की सभा रोकने के लिए ब्रिज बंद करवाया, पोस्टर पड़वाए, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा, अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। यहां की सरकार जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की आंधी नहीं रोक पाएगी। जब जब बंगाल देश को दिशा देता है, ये ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है।